अध्याय तृतीय जमालपुर एवं अंग देश का इतिहास। अनज धातु का अर्थ है संवर्धन करना, बढ़ाना या बढ़ा देना। किसी अतिथि का स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ा देना। अनज में अन प्रत्यय लगाकर यह शब्द पाते हैं अंग, जिसका अर्थ है जो बढ़ गया है या जो बढ़ा हुआ है। शरीर के अंगों को इसी अर्थ में अंग कहते हैं। अंग देश का इतिहास अति प्राचीन है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक इतिहास में मिलता है। दानव राजा बलि के पुत्र अंग ने अपने नाम से अंग देश की स्थापना की थी। महाभारत में धृतराष्ट्र ने यह राज्य अपने पुत्र दुर्योधन को दिया था और दुर्योधन ने इस अंग देश को अपने मित्र कर्ण को दिया था। तभी से अंग देश का इतिहास सामने आया था। इसके बाद ब्रह्म यहाँ के महाप्रतापी राजा हुए, जिसने मगध को प्राप्त कर लिया और उसे अंग में मिलाया। इसके बाद बिंदुसार ने पुनः अंग को परास्त कर उसे मगध में मिला लिया। बाद में अजातशत्रु के शासनकाल में अंग का राजनैतिक अस्तित्व मगध में विलीन हो गया। जमालपुर के निकट चंपानगर की गिनती उस समय महानगरों में थी और उसी के नाम पर दक्षिण पूर्व एशिया में चंपा नाम से उपनिवेश बनाया था, जो लगभग 24 शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। यह भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रही है। अंग देश पर तिब्बत के लामा तारानाथ की एक पुस्तक ललित विस्तार है, जिसमें शिव पार्वती से अंग देश की सीमा के बारे में बताते हैं। वैद्यनाथम समारम्य भुवनेशम तगम शिवे, अर्थात वैद्यनाथ मंदिर से लेकर भुवनेश्वर तथा हिमालय की तराई मोरंग जिले तक अंग देश का विस्तार है। बाबा ने भी प्रभात संगीत में बताया है, अंग भूमि सुंदरता भूमि, अहिनो देश धरती में पाइबो नहीं। उत्तर में हिमगिरी छिकय, दक्षिण में गृध्रकूट गोड़ लागे छे, मध्य में गंगा बही रहलो छय, स्वर्ग में इकरो नय उपमा कही। अर्थात उत्तर में हिमालय, हिमालय की तराई नेपाल का मोरंग जिला, दक्षिण में गृध्रकूट पर्वत, इसके बाद मगध का क्षेत्र और बीच में गंगा बह रही है। आनंद मार्ग ने अंग देश को 2 डायसिस में बांट दिया है, एक गंगा के उत्तर में और दूसरा गंगा के दक्षिण में। एक है भागलपुर डायसिस, जिसमें है भागलपुर डीट, बांका डीट, मुंगेर डीट है। दूसरा है सहरसा डायसिस, जिसमें है पूर्णिया डीट, बेगूसराय डीट, खगड़िया डीट और सहरसा डीट। सहरसा डीट आता है मैथिली समाज में। भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया तथा मधेपुरा जिला तथा गोड़स्त्राल जिला का आधा अंग अंग देश के अंतर्गत आते हैं। भाषा अर्धमागधी 2 भागों में विस्तृत है। पूर्वी अर्धमागधी और पश्चिमी अर्धमागधी। पूर्व अर्धमागधी में है बंगला, उड़िया, असमिया, मैथिली और अंगिका। पश्चिम अर्धमागधी में है मगही, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी।
अंगिका भाषा पूर्वी अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। अंगिका भाषा की अपनी 3 उपभाषाएं हैं: धर्मपुरिया, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार तथा अरारिया जिला, चंपानगरी या छेका-छेकी, भागलपुर तथा बांका जिला की भाषा, और तीसरा मुंगेरिया, मुंगेर जिला की बोली। छेका-छेकी उपभाषा पूरे अंगदेश में है, जहाँ राजमहल पहाड़ साहेबगंज के पास गंगा को छूकर रहता है। इसके अलावा अंगिका भाषा में और भी 2 महत्वपूर्ण उपभाषा है। एक है रंगपुरिया, जो पूर्णिया और किशनगंज के मध्यवर्ती स्थान में व्यवहृत होती है। दूसरी उपभाषा कटिहार और मालदह के मध्यवर्ती स्थान में व्यवहृत होती है। मुंगेरिया पर कुछ मगही प्रभाव है। ठीक वैसे ही क्यूल और अंगिका के मगही पर अंगिका का प्रभाव है। इस 2000 वर्ष पुरानी भाषा को जनभाषा बनाने के लिए बाबा ने चंपानगर की अंगिका को स्टैंडर्ड अंगिका भाषा माना और उसी में अंगिका समाचार पत्र प्रकाशित करवाया। उसकी अपनी लिपि कुटिला लिपि है, जो अब प्रचलन में नहीं है। यह वर्तमान में बंगला लिपि से मिलती जुलती है। अंगदेश की शिक्षा व्यवस्था। बुद्ध समय में भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे: नालंदा, तक्षशिला यानी कि गांधार एवं अंग में विक्रमशिला। अंगदेश में विक्रमशिला का पुरातन अवशेष अब भी देखा जा सकता है। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजाओं ने 7वीं-8वीं शताब्दी में की थी। उस समय यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। धर्म, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष आदि के अलावा यह उस समय शिक्षा की धरती पर सबसे बड़ा केंद्र था। बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा के कारण इसे बौद्ध सन्य भी कहा जाता है। यहाँ के आचार्य दीपाकर आतिश ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये तिब्बत के तत्कालीन राजा के अनुरोध पर विक्रमशिला से तिब्बत गए थे और वहाँ पहुँचने पर उनका राजा की तरह अगुवाई और सम्मान किया गया था। अंगभूमि से मुलाकात। 1967 के 31 दिसंबर को मुझे कपालिक साधना की दीक्षा इलाहाबाद में हुई। जब मुझे साधना मिली थी तो काफ़ी उमंग थी। जब भी मौका मिलता साधना का अवसर नहीं खोता। मैं कुछ दिन के लिए साधना के लिए जमालपुर को चुना। चूँकि सारी जमालपुर की भूमि तंत्रपीठ है, इसीलिए झील के पास इमली वृक्ष के निकट, जहाँ बाबा ने भी साधना की थी, मैंने साधना के लिए जाना शुरू किया। मैंने 1 माह तक कपालिक साधना करने का निश्चय किया। जब भी आप साधना के लिए जाना चाहोगे तो प्रकृति आपको मानसिक बाधा पहुंचाएगी ही। जब साधना के लिए शमशान में पहुंच गए तो आपको उस समय इतना आनंद आता है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। आलस्य ही साधना का मुख्य शत्रु है। एक बार मैं साधना करने को बैठा। लगा इस रात्रि में मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे लगा कि कोई अदृश्य छाया भी है। मैंने पूछा, तुम मुझे बता सकती हो तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं तुमको अवश्य ही कुछ कहना चाहती हूँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। मैंने पूछा, पहले आप अपना परिचय दे। उसने कहा,
मैं अंगभूमि हूँ। मुझे अंगभूमि का नाम सुनकर खुशी हुई। मैंने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माँ अंगभूमि, तुम्हारा आना मेरे लिए सार्थक ही है। मेरे मन में केवल एक दो प्रश्न तुमसे पूछने को है, क्या तुम मुझे बताओगी? माँ अंगभूमि ने कहा, अवश्य। तुम्हारे मन में क्या क्या प्रश्न हैं, एक एक करके पूछो। मैंने कहा, किसी भी महापुरुष को किसी भी देश, भाषा, किसी मजहब, किसी विचारधारा से बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं अपने आराध्य आनंद मूर्ति को किसी स्थान, काल एवं भाषा से नहीं बांध सकता हूँ। मगर मेरे पाठक मुझसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि बाबा आनंद मूर्ति अपनी लौकिक मातृभूमि के रूप में अंग देश को क्यों चुने हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपने आराध्य को एक सीमित परिधि में बांधना नहीं चाहता हूँ, मगर मेरे हजारों पाठक मुझे परेशान करते हैं। अतः माँ अंगभूमि, क्या इसका उत्तर आप बता सकती हैं, ताकि मैं अपने पाठकों को संतुष्ट कर सकूं? माँ अंगभूमि ने कहा, तुम्हारा जन्म कहीं क्यों न हो, मगर मैं तुम्हें अपनी संतान मानता हूँ। तुमने अपने संन्यास जीवन का प्रारंभिक काल इस अंगभूमि से शुरू किया है। तुमने मुझे प्यार किया है, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसीलिए तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पाठक इस बात को स्वीकार करें या ना करें, इससे मेरा कोई अंतर नहीं पड़ता। मगर सत्य यह है, मैं एक टक होकर उसकी ओर देख रहा था। माँ अंगभूमि ने कहना शुरू किया, मेरा इतिहास बहुत ही पुराना है, मगर महाभारत काल से मेरी एक पहचान बनी है। इस भूमि के राजा कर्ण थे। कृष्ण और अर्जुन भी महाभारत युद्ध के पहले यहाँ आए थे। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, माँ अंगभूमि, महाभारत में मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनी। माँ अंगभूमि ने कहा, महाभारत में बहुत छोटी छोटी घटनाओं की चर्चा नहीं हुई है, मगर मैं इस सत्य को जानती हूँ कि एक समय वे इस अंग भूमि में आए थे। तुम जानते हो, कृष्ण और कर्ण दोनों संबंधी थे। मैंने कहा, मैं नहीं समझता कि कृष्ण और कर्ण संबंधी थे, कैसे थे? माँ अंगभूमि ने कहा, तुम तो यह जानते हो कि कर्ण माँ कुंती का पुत्र है। मैंने कहा, यह सत्य है। कर्ण माँ कुंती का प्रथम पुत्र है, और तुम यह भी जानते हो कि कृष्ण कुंती का भतीजा है। कुंती कृष्ण की बुआ है। तब मैंने कहा, यह भी सत्य है। तब माँ अंगभूमि ने कहा, तो कर्ण और कृष्ण भाई हुए। मैंने कहा, हाँ माँ अंगभूमि, तुम्हारा समीकरण ठीक है। अंगभूमि ने कहा, प्रकृति की कुछ लीला मैं नहीं समझ पाती हूँ। इतना होते हुए भी जगह जगह पांडु पुत्रों से कर्ण का अपमान होता रहा, और इस अपमान को हमारे राजा कर्ण को सहना पड़ा। यह पूरे महाभारत की बहुत बड़ी विडंबना है। जो भी हो, मैं कहना चाहती हूँ कि इस महाभारत के नायक भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया कि मेरे न्याय पुरुष राजा कर्ण को दुर्योधन जैसे अन्यायी का साथ देना पड़ा। इतना होने के बावजूद कर्ण की सहज नैतिकता से कृष्ण बहुत ही प्रभावित थे। वे कर्ण को बेहद प्यार करते थे। कर्ण ने अपने अंतिम काल में कृष्ण से 2 वर मांगे थे कि कृष्ण, यदि धरती पर तुम्हें और आना पड़े तो तुमको मेरे अंग देश में जन्म लेना होगा, और मुझे सूत पुत्र कहकर जो समाज के लोगों ने अपमानित किया था,
इसीलिए इस जात पात का विनाश कर एक स्वस्थ समाज की रचना करना। कर्ण युद्ध में अवश्य परास्त हुए थे, मगर उसने कृष्ण के मन को जीता था। कृष्ण ने वरदान दिया था कि जब भी इस धरती पर आऊँगा तो अवश्य ही अंग देश में जन्म लूँगा और जात पात को नष्ट करूँगा। इसीलिए मेरे आराध्य आनंद मूर्ति जी ने मुझे मातृभूमि के रूप में स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही भाग्यशाली हूँ। मेरे आराध्य आनंद मूर्ति जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी भूमि पर बिताया। उनका कर्म विशाल था, इसीलिए इस अंग भूमि उन्हें बांध कर रखना नहीं चाहती थी। मैंने आनंद मूर्ति जी को राढ़ भूमि को दिया। वहाँ से वे रांची गए, जहाँ से वे मगध आए। ये महापुरुष कृष्ण की तरह कठोर नहीं थे। एक बार गोकुल और वृंदावन त्यागने के बाद वापस नहीं गए, पर मेरे आराध्य आनंद मूर्ति जी ने मुझे कभी नहीं भुलाया। कई बार उन्होंने अंग देश की यात्रा की थी। अंग देश छोड़ने के बाद भी अपने प्रभात संगीत का प्रथम गान अंग भूमि देवघर में दिया था। मैंने देखा उसकी आंखों में आनंदाश्रु है। माँ अंगभूमि मुझसे कहती रही, जहाँ जहाँ भी आनंद मार्ग इस धरती पर जाएगा, आनंद मूर्ति के साथ इस अंग भूमि को याद रखा जाएगा। मुझे किसने अमर बना दिया? मैं अपने आराध्य आनंद मूर्ति को किसी भाषा तक सीमित नहीं रख सकती। वे दुनिया की सभी भाषाएं बोलते थे। वे कहते थे, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं अंगिका में बात करता हूँ। मैं सामान्य रहता हूँ तो हिंदी में बोला करता हूँ तथा असामान्य रहने पर अंग्रेजी में बात करता हूँ। अपने प्रभात संगीत में अंगिका भाषा को स्थान दिया है तथा अंगभूमि की सीमा भी निर्धारित की है। इस तरह मेरी बढ़ाई करते हुए कहा है कि इस तरह की सुंदर भूमि स्वर्ग में भी नहीं है। एक बार फिलीपीन में बाबा ने अपने व्यक्तिगत सहायक से 1 गिलास पानी मांगा था। बोली थी अंगिका भाषा, 1 गिलास पानी दीह। अंग्रेजी बोलने वाले उपस्थित लोगों ने पूछा था कि बाबा यह कौन सी भाषा है? बाबा ने कहा, यह भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण भाषा है। बाबा जब मंच पर आते तब सभी को नमस्कार करने के बाद अंगिका में ही पूछते, तो ये सभे मज़े में छनी जी? और सभी साधक भाव विभोर हो जाते थे। इतना कहने के बाद माँ अंगभूमि विलीन हो गई।